स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम के तहत राजस्थान के उन तमाम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए सरकारी सेवाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी की कड़ी में मैं अर्जुन सिंह उज्ज्वल, एसोसिएट प्रोफेसर, आज आरएएस, पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा और तमाम उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए जो साक्षात्कार की तैयारी की वीडियो कड़ी में पार्ट 6 वीडियो लेके एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, मैं अपने पूर्व के 5 वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और तैयारी करते समय अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और साक्षात्कार के प्रवेश से लेकर के साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश से लेकर के प्रवेश की निकासी तक आपको इस बात की धैर्य को, अपने विश्वास को बनाए रखना है, कायम रखना है, उसे विचलित नहीं होने देना है और यह सोच कर जाना है कि मैं इस पद को डिजर्व करता हूं। इस पद की समस्त सरकारी कर्तव्यों से लेकर के, सामाजिक दायित्वों से लेकर के और आर्थिक परिस्थितियों से लेकर के मैं इस पद को प्रथम दिन से अपने अंतिम दिन तक कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करने में एकदम सक्षम हूँ। यह धारणा जिस दिन आपके अंदर होगी और लक्ष्य तक मार करने के लिए जो पार्थ की दृष्टि होती है, उस दृष्टि से उद्देश्य की तरफ बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। आज मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि साक्षात्कार के समय कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान रखना है। पहला, इस पार्ट 6 के अंतर्गत, आरएएस इंटरव्यू पार्ट 6 के अंतर्गत मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वह है कि जब आप प्रवेश करते हैं साक्षात्कार कक्ष में, उस समय जैसा कि आपको अन्य मॉक इंटरव्यूज में या दूसरी जगह भी सोशल मीडिया द्वारा या अपनी तैयारी के समय बताया गया है कि आप अपने चेहरे की मुस्कान को बनाए रखें और साक्षात्कार में जो विषय विशेषज्ञ बैठे हैं उनके सामने इस बात की प्रतीति होनी चाहिए कि आप किसी भी रूप से अपने तैयारी में अपने आत्मविश्वास को लेकर वहां पहुंचे हैं। तो वहां आपको ध्यान में रखना है कि कई विद्यार्थी जो भूलें कर देते हैं, मैं उन भूलों पर ध्यान देना चाहूंगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इस बात को समझकर अति उत्साह में हंसते हुए प्रवेश कर देते हैं। हंसते का मतलब बहुत काल्पनिक खुशी जताते हुए या इस तरह से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं कि मैं साक्षात्कार के लिए एकदम तैयार हूं। तो मेरा यहाँ पर यह, आप कुछ और वीडियो देखेंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी जो आईएएस 2019 का जो रिजल्ट आया है, अंतिम रिजल्ट यूपीएससी ने जो जारी किया है, उनमें भी कई लोगों के आप जो चयनित हुए हैं उनके अनुभवों को सुनेंगे। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि अति उत्साह आपका दिखना नहीं चाहिए। आप इस तरह से जाएं कि आप जिस तरह से कक्ष में प्रवेश करते हैं और साक्षात्कार बोर्ड के साथ पूरे ही तरह अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो अपना फेस इंप्रेशन है उसको बस स्थिर बनाए रखना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार जैसा कि आपके बायोडाटा सामने होते हैं और आपसे साक्षात्कार में ये पूछ ले जाते हैं कि आपने यह विषय क्यों चयन किया या यह हॉबी क्यों बताई, तो उस रूप में आपका जो आंसर है वह व्यवहारिक होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इसके काबिल हूँ या वो चीज़ है। काबिल तो हो तो आपने काबिल का
आधार क्या है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि मैं इसके पद के काबिल हूँ या ये मेरी हॉबी है क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो जो भी आप साक्षात्कार बोर्ड द्वारा पूछा गया सवाल है कि आपने यह अपने फॉर्म में फिलअप किया है, तो अब आप बताइए कि इसके फिलअप करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। तो मेरा विद्यार्थियों कहने से मतलब यह है कि उस जवाब में कोई आधार होना चाहिए, कोई उसका मापदंड होना चाहिए, वैज्ञानिक या तथ्यपरक बात होनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप द्वारा चयनित किया गया विषय, विशेषकर यह अब आरएस में नहीं रहा है, आईएएस में रहा है, लेकिन आपने जो ग्रेजुएशन में विषय लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में विषय लिया या आप किसी प्रोफेशन में गए, तो उस समय जो आपने चयन किया है तो उसमें भी आपका आधार जो होना चाहिए वह क्वेश्चन इस प्रकार हो कि उसका तथ्यात्मक जवाब हो, तथ्यात्मक हो, यथार्थ से जुड़ा हुआ हो, वैज्ञानिक आधार रखता हो, तब आप साक्षात्कार बोर्ड को जो है वह संतुष्ट कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार साक्षात्कार बोर्ड में आपसे पूछा जाता है कि अपनी 4 खूबियां बताइए, अपनी क्या 4 अच्छाइयां बताइए। तो उस समय भी आपका जवाब संतुलित होना चाहिए कि मैं सामाजिक रूप से यदि देखा जाए तो संयुक्त परिवार प्रथा के पक्ष में हूँ। तब जैसे देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपके जवाब को साक्षात्कार का बोर्ड का प्रत्येक सदस्य सुन रहा है और उससे जुड़ा हुआ, आपके उत्तर से जुड़ा हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन आपके ही उत्तर में से निकलकर वह एक क्वेश्चन का रूप ले सकता है। तो जो ही आपको ये कहना चाहिए कि अपनी जो विशेषताएं बतानी हैं उनमें अच्छाइयां जो बतानी हैं, कुछ उन अच्छाइयों के लिए भी आप आगे के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें। सामाजिक अच्छाइयों के अंतर्गत आप बताएं कि मैं संयुक्त परिवार प्रथा के प्रति पक्षधर हूँ, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि एकल परिवार प्रथा में या विकसित परिवारों में क्या दोष पाए जा सकते हैं, उनकी अच्छाइयाँ क्या हो सकती है, उनके नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं। तो यह हर विषय के हर सवाल के जवाब के साथ दूसरा जवाब जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि जो जाति प्रथा है, जो जातिगत सामाजिक विखंडनता चल रही है, उसके प्रति मैं इस कारण से विरोध करता हूँ। तो यह बात जो है वो आपके सवाल में आनी चाहिए कि संयुक्त परिवार प्रथा है या जाति प्रथा का, जातिवाद का विरोध है, या आप कह सकते हैं कि जो मेरी अच्छाइयों में यह है कि मैं हर ज़रूरतमंद को, हर गरीब की स्थिति को देखकर अपने आप में मेरे मन में यह इच्छा होती है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो आवश्यकतामंद या ज़रूरतमंद की सहायता करना है। अपने पद को ईमानदारी से निर्वहन करने की आप बात करते हैं कि भ्रष्टाचार जो व्यवस्थाएं सुनने में आ रही है, तो मैं इस बात का भी विरोधी हूँ। तो आप अपनी खूबियाँ जो भी बताएं, संयुक्त परिवार प्रथा के प्रति है, जातिवाद के प्रति है, अस्पृश्यता के प्रति है, धर्म सहिष्णुता के प्रति है, या गरीब एवं जरूरतमंद के सहयोग के प्रति आपका जो विचार है, आपके अंदर जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, इन सब चीज़ों को आप यदि अपनी खूबियों में लेते हैं तो इस प्रकार से लें कि इंटरव्यू बोर्ड को आप संतुष्ट कर सकें और उससे निकलने वाले क्वेश्चन को भी आप जवाब दे सकें। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से हैं वो अपनी आय में कृषि आय या अन्य जो लघु या कुटीर उद्योग है उनसे जुड़ी हुई आय बताते हैं। तो इसमें भी आप ध्यान रखें कि आप परिवार के, जैसा कि मैंने अपने पूर्व के साक्षात्कार की तैयारी संबंधी पार्ट 4 में या 5 में ये बात बताई थी, एक बार फिर कह देता हूँ कि यह सवाल कई बार विद्यार्थियों को पूछा जाता है और उसमें वो क्या कहते हैं कि परिवार के मुखिया की ही आय बता देते हैं। अब जहाँ एक बार जो है समाज में महिला वर्ग की जागरूकता की बात है, नारी उत्थान की बात है, तो जब उनका भी योगदान होता है तो कृषि आय में अपनी माता या बहन
यदि वह उसमें भागीदार है तो उनकी आय को भी आप दर्शाएं, क्योंकि यह एक ऐसी आय है कि परिवार के मुखिया की नहीं है, उसमें परिवार के सभी लोगों का सहयोग रहता है। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से उनका भी योगदान उनके इनकम का हिस्से के रूप में होना चाहिए। तो यह जो कुछ खास बातें हैं जिसके अंतर्गत मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एक चीज मैं फिर साक्षात्कार के संबंध में आपसे जानकारी हेतु मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप साक्षात्कार में जाते हैं तो आपके प्रारंभिक क्वेश्चंस, यदि यह भी बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, कई बार 3-4 सवाल गलत हो जाने पर आप एकदम डिमोरलाइज हो जाते हैं और कई बार आप अति उत्साह में हो जाते हैं। फिर अपनी स्थिति बनाए रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका प्रवेश के समय से लेकर के अंतिम इस सवाल तक की जो मनोदशा है, मनोभाव है, चेहरे के हाव भाव है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वह स्थिर बनाए रखने की कोशिश करें। जैसे आप हैं वैसे ही जाएं, घबराहट नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूँ, यह आपके पूरे अकादमिक या जीवनी यात्रा की जांच है। इसमें आपके 10 दिन पहले का या उस दिन का पड़ा हुआ ही सवाल पूछा जाए यह कोई जरूरी नहीं है। और आप अपने उत्तर जो आपने अभी तक अपनी इस एज तक की यात्रा में जो अर्जित किया है उस बिहाफ पर यदि निकलता है तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावी कर सकता है। जैसे मैंने अभी एक 10th रैंक में जो IAS 2019 में एक उड़ीसा के राउरकेला से एक लड़की का चयन हुआ है। उसने अपने साक्षात्कार के बारे में ये बताया कि जब पूछा गया कि बाल श्रमिकों की जो ये समस्याएं चल रही है, इस संबंध में भारत में अनेक नियम भी बने हुए हैं, अनेक कानून हैं, फिर भी यह समस्या अभी भी समाज में विद्यमान है, तो क्या हमारे कानून जो है वो प्रभावी नहीं है या कोई विशेष कानून लाना चाहिए? तो उनका जवाब था, ध्यान देखिए किस तरह से आप आंसर देते हैं। उनका ये था कि कानून प्रभावी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, जो हमारी धाराएं बनी हुई है या इसके लिए जो प्रावधान है वह अपने आप में प्रभावी है, लेकिन हमें जो इस समस्या के मूल में चीज है उनको अगर हम निवारण कर दिया जाए तो शायद इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से देश में समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो देश में गरीबी है और गरीबी के कारण बाल मजदूर की समस्या शुरू होती है, तो यदि गरीबी निवारण के तरीके ढूंढे जाएं तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई तथ्यात्मक जवाब दिया जाना चाहिए, तो यह चीज आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज ये थी कि इस प्रकार कई बार हम अपने सवाल के जवाब में किसी सवाल को देख करके जो हमारे आवाज़ निकलती है आंसर देने की, और अगर गलत आंसर से यदि हमारी आवाज़ स्लो हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, यह कुछ विद्यार्थियों में ये चीज़ देखने में आई कि वो सोचता है कि मैं जो है वह जवाब दे रहा हूँ, यह जवाब साक्षात्कार बोर्ड के सभी सदस्य अच्छी तरह से सुन रहे हैं। इस बात की आप जानकारी कर लें कि उनको बार बार ये न बोलना पड़े कि आप थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करें, स्पीक लाउडली, ये उनको नहीं कहना पड़े, क्योंकि संप्रेषण की स्थिति के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखें कि आपका दिया गया जो जवाब है वह जवाब जो है वह निश्चित रूप से साक्षात्कार बोर्ड में चाहे 3 सदस्य है चाहे 5 सदस्य है सभी सुन सकें, इतनी आवाज में होना चाहिए। न तो अति उच्च आवाज में आपका आंसर हो और न ही अति न्यून आवाज में, अति जिसे कहना चाहिए स्लो आवाज में आपका उत्तर हो। यह आप अच्छी तरह से बोलें और ये अभ्यास भी कर लें। देखिए ये एक दिन का नहीं है, इसके लिए जिन विद्यार्थियों में समस्या पाई जाती है, मेरा उन विद्यार्थियों से निवेदन है कि वह अपने साथियों के साथ उतनी दूरी तक, यथावत दूरी तक उनको बिठाकर कहें कि मैं आप मेरे से सवाल पूछें। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप जो है वह किसी मॉक इंटरव्यू में, बड़े इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाकर ही अपने साक्षात्कार की परख करें। आप अपने घर पर भी कर सकते हैं कि लगभग जो साक्षात्कार के जो सदस्य बैठे हैं उनके यदि ट्रायंगल में देखा जाए तो इस कोने से लेकर के दूसरे कोने तक और आप जहां बैठे हैं वहां तक 6 से 7 फीट की दूरी मैक्सिमम हो सकती है। तो उस दूरी तक आप ये बात अपने विद्यार्थी, अपने साथी को बिठा करके
आप उनसे कह सकते हैं कि मेरे से सवाल पूछें, मैं जवाब दे रहा हूँ तो मैं सही या स्पष्ट रूप से सुनाई देता है या नहीं देता है। क्योंकि आप ये सोचते आए कि मैं तो हमेशा धीरे बोलता हूँ और उस दिन जाकर के आप साक्षात्कार में बहुत तेज बोलने लग गए, तो वह आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या जैसा कि आपकी आदत में है और आप वहाँ जाकर भूल गए। तो इस तरह का अभ्यास कर लें। जिन विद्यार्थियों में यह कमी पाई जाती है कि वो धीरे आवाज़ से बोलते हैं या बहुत ज़्यादा बोलते हैं, यह मैं दोनों स्थितियाँ अपवाद वाले विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ। अभ्यास से इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि अपने आपको जो बातें मैंने बताई है उस पर आप गौर करेंगे, बार बार अगर इस मेरे दिए बताए गए बिंदुओं पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से साक्षात्कार अच्छा होगा। एक बात फिर बताना चाहता हूँ कि कई बार यह होता है कि आप अंदर जाते ही बात अंग्रेजी में शुरू कर लेते हैं, या फॉर्म में कहीं ऐसा होता है तो आप ये लग देते हैं कि अंग्रेजी का भी मुझे अच्छा ज्ञान है, और आप अगर हिंदी में साक्षात्कार देते हैं तो फिर वह आप अपनी परख अच्छी तरह से बता दें कि जब आप फ्लुएंट इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर यह सो भी न करें कि आप अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार है। तो आज मैंने जिस 5-6 बिंदुओं पर आपसे चर्चा की, उन बिंदुओं को ध्यान रखें और उन बिंदुओं के ये जो बताए गए हैं आपको समाधान, उसके अनुसार आप साक्षात्कार की तैयारी करें। आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा होगा। अब मैं अपने इस पार्ट 6 में साक्षात्कार की तैयारी के साथ साथ कुछ जो हमारे करंट अफेयर्स के विषय होते हैं, उन विषयों पर सवाल पूछे जाते हैं, और मैं उसी विषय की कड़ी में आज आपके सामने जो विषय लेके आया हूं वह है MSME, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। MSME यानी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज। जो ये इंटरप्राइजेज जो है MSME उद्योग है, यह किस प्रकार अभी जो सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं, या क्यों सरकार इस MSME इंडस्ट्रीज को, MSME जो इंटरप्राइजेज है, उद्यम है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें कि MSME पर क्यों सरकार का जो है वह जोर ज़्यादा है। जैसे सूक्ष्म है, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम का जो है, ये आज के परिवेश में या वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, MSME उद्योग वे उद्योग होते हैं जो हम अपने समीपवर्ती संसाधनों की सहायता से, और विशेषकर माइक्रो जो इंटरप्राइजेज है, वह हम अपने कम पूंजी, कम श्रमिक, स्थानीय संसाधनों के द्वारा संचालित कर सकते हैं और उनसे आजीविका प्राप्त करते हैं। तो जिस प्रकार से यह उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का रोजगार की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से एक बहुत बड़ा योगदान रखता है, और यदि भारत के संदर्भ में ये कहा जा सके तो ये देश के विकास का इंजन है, यह देश की विकास को गति देता है। और भारत में यदि देखा जाए तो MSME इंडस्ट्री में 11 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है, और GDP में इसकी भूमिका है वह आपके 8% के आसपास है। ये आंकड़े प्रतिवर्ष चेंज हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक मोटे रूप में आइडिया रख सकते हैं कि इससे जो है वह 11 करोड़ के आसपास लोगों को वर्तमान में आजीविका या रोजगार का साधन है। देश की आय का लगभग जो आप कह सकते हैं 8% के आसपास इससे आय अर्जित होती है, और हमारे एक्सपोर्ट में है वह लगभग 40% इन उद्योगों की भूमिका है। अब आप देखिए कि किसी भी देश के विकास में यह किस प्रकार ईंधन के रूप में शामिल हो सकता है, और इन उद्योगों के समन्वय
जो कुछ आपको दो तीन बातों को मानकर चलना होगा कि उद्योगों की परिभाषा में क्या चीज़ आती है। तो उद्योग की परिभाषा में सरकार द्वारा हाल ही में कुछ मापदंड तय कर रखे हैं कि किन्हें हम माइक्रो सेक्टर में मान सकते हैं, किन्हें हम स्मॉल सेक्टर में माने और किसे हम मीडियम सेक्टर में माने। तो वह तो आपकी परिभाषा के रूप में आ जाएगा। दूसरा है कि इन उद्योगों की विशेषता क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था में, जहां श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है, देश की काफ़ी बड़ी जनसंख्या और को यह रोजगार प्रदान करता है, तो ऐसी स्थिति में इस उद्योग का जो इम्पोर्टेंस है वो आपके सामने आ जाएगी। और मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो यह उद्योग है, उन उद्योगों में कम पूंजी, स्थानीय संसाधन और जो जिसे कहना चाहिए कि विशेष ट्रेंड या कुशल लेबर की आवश्यकता के बिना भी यह उद्योग संचालित किए जा सकते हैं। 2005 में इस प्रकार के उद्योगों को परिभाषित करने की मांग उठी और 2006 में उसे इम्प्लीमेंट किया गया, जिस समय इस उद्योग में जिसे कहना चाहिए केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को अलग रखा गया और अलग रख करके इसे परिभाषित किया गया। लेकिन 2018 में जो इन उद्योगों को एक लंबे समय तक मांग रख रही थी कि जो उस समय इन उद्योगों को परिभाषित करने के लिए आपने निवेश की सीमा को शामिल किया गया था और अभी नए में उसमें टर्नओवर को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब उन समय से लेकर आज तक जो महंगाई में परिवर्तन हुआ है, जो आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो इसे नए रूप में परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है। तो उस रूप में परिभाषित करने के लिए 2018 में प्रयास किया गया और 2018 में जो MSME की परिभाषा दी गई उसके अंतर्गत ये बताया गया कि एक तो अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक ही मानते हुए इस उद्योगों की परिभाषा दी गई, जिसमें आप चाहें तो नोट कर लें। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए क्या परिभाषा होगी। पहला है प्लांट और मशीनरी पर जो है, मशीनरी पर एक्सपेंडिचर है, मशीनरी पर एक्सपेंडिचर। और दूसरा टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो अब नई परिभाषा के तहत 1 करोड़ रुपए यदि प्लांट और मशीनरी पर व्यय हो रहा हो, इन्वेस्ट किया जा रहा हो और उसका टर्नओवर है वह 5 करोड़ रुपए हो रहा हो, तो ऐसी इंडस्ट्री को माइक्रो इंडस्ट्री या सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में रखा गया। फिर जिनकी जो इनकम जो है वह 10 करोड़ रुपए जिनका इन्वेस्टमेंट हो प्लांट और मशीनरी पर और 50 करोड़ रुपए जिनका वार्षिक टर्नओवर हो, तो उन्हें स्मॉल के अंतर्गत रखा गया। और अभी हाल में जो संशोधन करते हुए मीडियम इंडस्ट्री उनको माना गया जिनमें 50 करोड़ प्लांट और मशीनरी पर इन्वेस्ट किया जा रहा हो और 250 करोड़ रुपए जो है वह टर्नओवर देता हो, तो उसे हम मीडियम इंडस्ट्री के अंतर्गत लिए गए हैं। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लें कि वर्तमान में किसे माइक्रो, किसे स्मॉल और किसे मीडियम में माना गया। विशेषता इसमें खास बात यह है कि अब यह दोनों जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए एक ही है, निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के लिए इसे एक ही माना गया है। और दूसरी चीज यह है कि इनको परिभाषित करते समय खास बात ध्यान रखना है कि दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए, यानी उसके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और टर्नओवर की शर्त पूरी होने पर ही वो उस श्रेणी में रहेगा। जैसे मान लेते हैं 1 करोड़ के आसपास तो इन्वेस्टमेंट है लेकिन टर्नओवर है वो 20 से 25 करोड़ के आसपास है, तो फिर वो माइक्रो इंडस्ट्री न कहलाकर स्मॉल इंडस्ट्री में चला जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि यह जो शर्त रखी गई है, यह दोनों शर्तें इन्वेस्टमेंट जो प्लांट और मशीनरी पर कर रहे हैं और जो टर्नओवर हो रहा है, वह दोनों शर्तों को पूरी करने वाले उद्योग को उसी शर्त में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर मैं आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आज यानी जो समस्या जो चल रही विशेषकर कोविड-19 महामारी के तहत ये देखा गया कि एक बार इन उद्योगों के सामने और पूरी अर्थव्यवस्था
के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, और वो समस्या क्या थी कि लेबर इस महामारी के कारण एक स्थान से माइग्रेट होकर के दूसरे जहाँ अपने आवास स्थल है वहाँ पर जाने लग गए, अपने निवास की तरफ जाने लग गए। तो इनमें जो है वह एकदम समस्या सामने यह आ गई कि उन उद्योगों में जो लेबर काम कर रहे थे वे लेबर चले गए। दूसरा, जब लेबर वहाँ से चले गए तो लेबर की इनकम है वह एकदम गिर गई। यानी कहने का मतलब है कि 12 मई 2020 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार के इस इंडस्ट्री को एक प्राणवायु के रूप में संचालित करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट जैसे 20 लाख करोड़ रुपए का विभिन्न तरह से इस उद्योगों में तरलता प्रदान करने या धन प्रदान करने की व्यवस्था की गई, ताकि जो किसी भी उद्योग को संचालित करने के लिए डिमांड और सप्लाई, इसकी कंटिन्यूटी जरूरी है। अन्यथा यह अगर ब्रेक हो जाता है तो उद्योग आगे संचालित नहीं हो पाता। तो डिमांड ब्रेक हो गई क्योंकि लोगों की इनकम नहीं रही, सप्लाई ब्रेक हो गई क्योंकि लोगों के जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेबर चले गए। तो जिस स्थान पर लेबर काम कर रहे थे वो लेबर चले गए, ऐसी स्थिति में उन उद्योग में काम रुक गया। तो ऐसी जब डिमांड को जनरेट करने के लिए यह प्रयास किया गया कि 20 लाख करोड़ रुपए इन उद्योगों में पहुंचाए जाएं, ताकि यह उद्योग में डिमांड जनरेट हो वजह से लोगों को कोविड-19 की जो समस्या आई उसमें उनको भी इस प्रकार से प्रेरित किया गया कि पुनः अपने व्यवसायों में जाएं और उनको संचालित करें, जिससे उद्योगों के समक्ष जो समस्या है इसका निदान किया जा सके। तो आप ये ध्यान रखें कि 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए की एक अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई करके इन उद्योगों में के सामने जो तरलता की समस्या आ गई, और तरलता की समस्या के कारण जो डिमांड एंड सप्लाई में ब्रेक हो गया उसको वापस गति करने का प्रयास किया गया। और इसके लिए व्यवस्था ये की गई कि बिना गारंटी हो सके तो इन एमएसएमई उद्योग को लोन दिया जा सके। एमएसएमई सेक्टर में जो बहुत अच्छा उद्योग काम कर रहा है उन उद्योग के लिए 50,000 करोड़ का एक अलग से फंड की व्यवस्था की गई। दूसरा यह कि ये जो इतनी एक बहुत बड़ी राशि जो अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों की तक पहुंचाई गई, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जो है वो 2 लाख एमएसएमई को सीधा फायदा देने की कोशिश की गई। साथ ही साथ 200 करोड़ रुपए का ग्लोबल टेंडर ही माना गया। इससे कम तक यदि उद्योगों में सहायता की आवश्यकता हो, कहीं से हमें आयात करने की है, तो इन्हीं उद्योगों से माल खरीदा जाए। 200 करोड़ से अधिक का है ग्लोबल टेंडर की व्यवस्था की गई। दूसरा, इन उद्योगों के बारे में आप ये देखेंगे कि जहां भारत आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री जी ने कही और देश के स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल की बात उन्होंने कही गई कि जो स्थानीय उद्योग है उनको किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, इस बात को उन्होंने सामने रखने की कोशिश की गई। साथ ही साथ इस उद्योग के बारे में बताना चाहता हूँ कि एमएसएमई उद्योग है, यह देश के 7 स्टेट में 50% इनका सेंट्रलाइज है। विशेषकर यूपी के में टोटल एमएसएमई की 14%, पश्चिम बंगाल में 14% ये उद्योग स्थापित है, महाराष्ट्र में 8%, तमिलनाडु में 8%, कर्नाटक में 6%। तो कहने का है कि यह उद्योग जो है वह देश के 7 राज्यों में 50% है, अन्य राज्यों तक पहुंचाया जाए। एक समस्या इनके सामने यह भी आती है कि यह जो उद्योग है वह विशेष रूप से इन उद्योगों के समक्ष में ये देखा गया कि जब बराबर इन सभी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो बैंकिंग क्षेत्र से जो इनको फैसिलिटी मिलने वाली है वह फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो इन उद्योगों के लिए इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि यह उद्योग आगे आकर अपने रजिस्ट्रेशन कराएं, बैंकिंग प्रोसेस में आए, गवर्नमेंट की बेनिफिट्स का जो है लाभ मिले। और जो इस कुछ ऐसे उद्योग है जो स्थानीय हैं, कुछ बिजली क्षेत्र से संबंधित है, कुछ चटाई से संबंधित है, जो वनोत्पादन है उन पर निर्भर है, स्पेशल माइक्रो उद्योगों की मैं बारे में बात करना चाहता हूँ। वे उद्योग संगठित नहीं है, तो इनके संगठित न होने
इनके रजिस्ट्रेशन पूरे न होने, तो इनका बैंकिंग प्रोसेस में न आ पाने के कारण यह उद्योग अपने विकास के पथ में कहीं कहीं बाधित हो रहे हैं। अतः सरकार का यह प्रयास है कि इन उद्योगों को बैंकिंग प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लाकर जो बेनिफिट्स पहुंचाए जा रहे हैं ताकि यह उद्योग आगे बढ़ सकें और बहुत बड़े लोगों को रोजगार भी दे सकें। वर्तमान परिस्थिति में तो जैसे एक इकोनॉमिक्स में थ्योरी है रोजेस्टिन जोर्डान की, बिग पुश की थ्योरी है, तो आज की जिस स्थिति में जो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था संचालित चल रही है उसके लिए यह एक आधार है और इन उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए एक बिग पुश की जरूरत है और उसके लिए इनका रजिस्ट्रेशन होना, इनके आंकड़ों का विधिवत रूप से सरकार के पास होना, बैंकिंग प्रोसेस से जुड़े हुए होना, यह बहुत जरूरी है ताकि जो भी मौद्रिक सहायता है वह इन उद्योगों तक पहुंचाई जा सकें। तो विशेषकर जो ये उद्योग है कम पूंजी से संचालित होते हैं, स्थानीय स्रोतों पर होते हैं, समावेशी विकास को ये उद्योग प्रोत्साहित करते हैं, सस्ते और न्यूनतम और सामान्य कुशलता वाले मजदूरों से ये संचालित हो सकते हैं और इनका व्यवसाय का जो प्रबंधन है वह भी आसान है। तो ऐसे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में बहुत अधिक महती आवश्यकता है। इसलिए विद्यार्थियों एमएसएमई उद्योग के बारे में आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। वर्तमान में कुछ करंट अफेयर से और बिंदु जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार अभी जो गिरीश चंद्र जी मुर्मू साहब है जो अपने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल और वहाँ से जो उनका उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और अब कैग के जैसे संस्था के प्रमुख के दायित्व पर उनकी नियुक्ति हुई है। इसी प्रकार जो केरल के कोझिकोड में अभी जो विमान दुर्घटना हुई है इससे संबंधित सवाल, तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि आप जागरूक रहें, अखबार पढ़ते रहें और अखबार से जुड़ी हुई समस्त विषयों को हमेशा नोट करें ताकि आप क्या साक्षात्कार में पूछे जाने वाले सभी विषयों का आप अच्छी तरह से जवाब दे सकें। अब मैं वापस अपने आ रहा हूँ। तीसरा जो मेरे वीडियो का पार्ट होता है वह है कि स्थानीय विद्यार्थियों को स्थानीय सवाल पूछे जाते हैं, अतः वह जिस क्षेत्र से जा रहे हैं उस क्षेत्र के भी उन्हें सवाल तैयार होने चाहिए। और इस संबंध में मैंने पहले आप के वीडियो में अजमेर के बारे में बताया, अलवर के बारे में बताया। आज एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि मारवाड़ को कवर करता है और उसके लिए मैं जोधपुर क्षेत्र के से जो विद्यार्थी इंटरव्यू देने जाते हैं उनको किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जोधपुर क्षेत्र से जो विद्यार्थी है वह अपनी जानकारी को किस तरह अपडेट करके जाए। और यह स्थानीय विषय है वह ग्रामीण क्षेत्र से जाने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं अपनी जिसे कहना चाहिए राजस्थानी भाषा में ही देता हूं। तो आप जोधपुर क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी जाते हैं, वैसे मेरा ये राजस्थान जीके से संबंधित विषय है, उसके लिए साक्षात्कार के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो राजस्थान के आरपीएससी से या जो मंत्रालय कर्मचारी आयोग है उसके विषयों उसके परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि जोधपुर से जुड़ा जो कुछ छात्र है वो अगर आरएएस है और पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आगामी तैयारी करे तो उन्हें किन किन बात की जानकारी होनी चाहिए। तो जोधपुर से जुड़ी जानकारी जोधपुर चूंकि एक बड़ो संभाग स्तरीय है, बड़ो डिस्ट्रिक्ट है, इन जुड़ी जानकारी ने मैं आप सामने अलग अलग रूप में रखना चाहूँ। आप जोधपुर से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी जो है इन्हें बहुत जोरदार रूप में तैयार कर दो, क्योंकि जहाँ तक जोधपुर विषय है कि वो रियासत राठौड़ रियासत रही है और मंडोर पहले जोधपुरी राजधानी ही, उनने बाद में जोधपुर की स्थापना हुई। तो ऐतिहासिक जानकारी के साथ साथ आपने जोधपुर से संबंधित धार्मिक इन्हें अंतर्गत किया क्या धार्मिक स्थल है, क्या क्या मेला भरी है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। और धार्मिक के साथ साथ
आर्थिक और सामाजिक पक्ष इन रूपाने लेन आप सामने मैं 4 विषय में बांटा हूँ और 4 विषय में आज आपने जो जानकारी दूंगा वो जोधपुर रे ऐतिहासिक जुड़ी जानकारी कई हैं और आप किन तरह उन्हें तैयारी करोला। तो जो इन बारे में एक जो तय है कि बलहट बंका देवड़ा कर्तव्य बंका बोड़, बलहट बंका देवड़ा कर्तव्य बंका बोड़, हाड़ा बंका गाढ़ में, हाड़ा बंका गाढ़ में, रणबंका राठौड़। तो रणबंका राठौड़ रियासत, राठौड़ वंश की यह रियासत जोधपुर रही है। और राठौड़ शब्द जो है वह राष्ट्रकूट निकलड़ो शब्द है और इन रियासत जो सामने आवे वह सिंहा जो शासक हो उन सिंहारी रियासत के रूप में और वाणिज्य की इन जो रियासत की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका सिंहारी रही। सिंहारे बाद में 18 जो है शासक के रूप में आशकरण और आशकरण जो है वो इन साथे आपरे जलालुद्दीन खिलजी के साथे युद्धो वर्णन भी मिले हैं। इनने बाद में जो आपकी आदि जोधपुर रियासत है उनमें जो प्रतापी शासक हुआ है उन प्रतापी शासकों की आपने विशेषकर जानकारी रखनी पड़ेगा। तो सिंहा, राष्ट्रकूट और बाद में जो 18 प्रमुख शासक हुआ है जैसे चूड़ा है, चूड़ा के बाद में रणमल जिन्होंने हत्या मेवाड़ में हो गई थी। रणमल का बेटा जोधा जी जो है 1459 आसपास जोधपुर नगर की स्थापना की और दुर्ग जो बनायो मेहरानगढ़ जिन्हें मयूर ध्वज भी कहवे, मेहरानगढ़ दुर्ग री कई ऐतिहासिक व्यवस्था है। और इनू पहली जो है वह मंडूर जो है मांडव्य मुनिवी तपोभूमि भी रही है। अठे नागपंचमी रो जोरदार मेड़ो भरी है। तो मारो कहने मतलब है कि इन रियासतों जुड़ोड़ा जो शासक है ऐतिहासिक बात की आज मैं लेन में चाहूँगा। तो यह शासक प्रमुख रहा और इनमें मेवाड़ के साथ आपने बोला तो एक रणमल रो काफ़ी कुछ कुंभार है समय में और जो है लाखाऊं ले आगे तक रो इनो मेवाड़ के इतिहास में आप रणमल ने पढ़ पावला। जोधपुर की स्थापना की इन्हें बाद में जोधपुर शासकों ने मालदेव नाम, मालदेव प्रतापी शासक और मालदेव के टाइम में 1542 में जो सुमेर रो युद्ध हुए शेरशाह के साथ में और जो कोटेशन है कि शेरशाह कहवे कि मैं मुट्ठी पर बाज रहे वास्ते दिल्ली रो ताज खो दे। तो इन प्रकार जो सुमेर रो युद्ध हुआ तो मालदेव के साथ ही जुड़ो नाम आवे रूठी रानी उमादेव भटियाणी, रूठी रानी उमादेव भटियाणी जो देश जैसलमेर रियासतों जुड़ी है। और किन प्रकार उमादेव और मालदेव के बीच में जो अनबन रही और उमादेव लास्ट तक जो है रूठी रही। फिर जसवंत सिंह जी है, उनके बाद में अजीत सिंह जी है। जसवंत सिंह औरंगजेब के टाइम में काबुल क्षेत्र में भेजना उठे अफगानिस्तान में ही हमारी मृत्यु जानो। अजीत सिंह का छोटो बालपणो राठौड़ रियासत एक बार फिर खतरे में पड़ गई और वीर दुर्गादास राठौड़ रियासत ने किंकर पाची स्थापित की। और आपने खास में ऐतिहासिक राजाओं की जानकारी दी। आप इन्हें अच्छी तरह तैयार करने की कोशिश करो क्योंकि यदि आप इतिहास विशेष है रहे हो है तो निश्चित रूप हूँ ये आपने सवाल पूछा जा सके। मोनोद नैन्सी के बारे में पूछा जा सके क्योंकि मोनोद नैन्सी का जो लेखन है वो मारवाड़ का इतिहास को एक आधार मानीजिए। तो आपने ये विषय अच्छी तरह तैयार करना है। पचे अठरी जो ऐतिहासिक इमारत निर्माण है जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग, जसवंतड़ो, उम्मेद पैलेस या उम्मेद भवन या चित्र पैलेस ने कहवे है तो वो भी आपने तैयार करना है। ज्वाई नदी, ज्वाई बांध की स्थापना है, ज्वाई बांध ले और ज्वाई नदी, ज्वाई नहर जो निकाली है उन्हीं जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपने एक खास
ऐतिहासिक बात बताई। ऐतिहासिक बात के साथ कुछ धार्मिक जो है उन्होंने भी आपने जानकारी होनी चाहिए कि अठे घुड़लर पर्व जो है वो विशेष रूप में मनाई जाए। और जो अजमेर रो सूबेदार हो मल्लू खां और उन्होंने एक सेनापति घुड़ले खां जो है वो ठेठ मेड़तारा कोषाणा गांव तक आ गयो और उठे जो है वो कोषाणा जो है पिपाड़ रखने इनमें कुछ अठेरी लड़कियां रे साथे अपहरण कर ले गयो। बाद में राव सातल जो रियासत जो जुड़ा सातल ले गया और उन्हें घुड़ले खां ने तो सिर काट और जो बालिकाओं को अपहरण कर दियो उन्हें छुड़ाई। और जद हूँ जो है वो घुड़ले पर्व मनाई जाए जिनमें कन्याओं है उससे माथे एक छोटो माटी को घड़लो ले उन्हें वहाँ दीपक लगा और उन घड़े रहे छिद्र वे। क्योंकि पौराणिक कथाओं में आयन मात्रो है कि घुड़ले खां सिर काट उनमें छेद किया जो घड़े रो में मान भी छिद्रित घड़ो ले उनमें दीपक लगाए और बालिकाओं घूमया करे। और चैत्र मास रे कृष्ण पक्ष री अष्टमी रे लग बैठके जो है घुड़ले रो पर्व मनाई जाए। तो आप इन चीज़ की अच्छी तरह जानकारी राख दो। इन अलावा खेजड़ली मेड़ो मरी जाए जठे 1730 में लगे टके जो है वो एक खेजड़ी वृक्ष वास्ते अमृता देवी जो एक विष्णु समाज में जुड़ी महिला और उन्होंने साथ में 363 लोगों को त्याग री जो भावना रही है कि किन प्रकार पर्यावरण ने बचाने वास्ते वो आप सर्वस्व त्याग कर दियो आप खुदरो बलिदान कर दियो। तो आ जानकारी भी आपने खेजड़ली हूँ जो जुड़ी होनी चाहिए। वीरपुरी रो मेलो जो मंडोर में भरी जाए, नाग पंचमी रो जो मेलो भरी जाए मंडोर में। इनके अलावा अठे जो है धींगा गवर बेंतमार जो मेलो है वो भी आपने सामने ध्यान रखो। एक मसूलिया माए रामदेव जी रो मेलो भरी जाए। तो और भी आपने धार्मिक मेलो रे माए में ये चीज़ा जानकारी होनी जरूरी है। तो मैं आपने आज इन विषयों माथे विशेष रूप से बताई कि ऐतिहासिक जानकारी के साथ साथ जो जोधपुर से जुड़ी है वो आपने जो ऐतिहासिक स्मारक है उन जानकारी और धार्मिक मेला की जानकारी भी आपने होनी चाहिए। इन प्रकार मैं आपने एक बार फिर हमारी शुभकामना दूँ कि आप अच्छी तरह तैयारी करो। राजस्थान जी के आपको मजबूत होना चाहिए और साक्षात्कार में आप अपनी तैयारी पूरी रखते हुए आगामी जो साक्षात्कार होने वाले हैं उसमें आपकी बहुत अच्छी प्रेफरेंस रहें। एक अगला वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।